मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस में रासायनिक संयोजन के नियम आप लोगों को बता रहे थे, तो हमने उसमें से फर्स्ट लॉ आपको बता दिया था। इसके आगे आपके सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ और फाइव लॉ आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आपके बोर्ड की ओर देखिए सभी लोग। तो आपका सेकेंड लॉ जो है वो आपका स्थिर अनुपात का नियम है। तो स्थिर अनुपात का नियम हमें क्या बताता है कि किसी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान सदैव समान रहता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जब तत्व होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स लिखा है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये सभी लोग आप जानते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल्स, दो आपके एटम हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम ऑक्सीजन का होता है, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है या वाटर का अणु बनता है। और अगर हम इस तरह का इस साइड का भी, अभिकर्मक की साइड का भी द्रव्यमान निकालेंगे तो समान रहेगा, और आपके उत्पाद साइड का भी द्रव्यमान निकालेंगे तो समान रहेगा। स्थिर अनुपात का नियम ये बताता है कि हमारे पास जो यौगिक होता है उसका सोर्स कहीं से भी हो सकता है। जैसे हमारे पास पानी है तो पानी का सोर्स कहीं से भी हो सकता है। जैसे हमारे पास फ्रेश वाटर है, आरओ का पानी है, नदी का पानी है और वर्षा का जल है। इन सभी का जो फॉर्मूला है यौगिक का वो H2O है, और उनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा समान रहेगा। देखिए आप लोग, जैसे कि आपका यहाँ पे वर्षा का जल है तो उसका भी फॉर्मूला आपका H2O होता है, और इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो देखो दो एटम आपके हाइड्रोजन है तो इसका 2 रेशियो, और एक आपका ऑक्सीजन है, इसका 2 रेशियो बना है। इसी प्रकार हम आपके पास फ्रेश रिवर का, जो आपके पास नदी का जल होता है, इसका भी रेशियो निकालेंगे तो इसका जो वाटर का फॉर्मूला होगा ये भी आपका सेम होगा। लेकिन इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टू एटम आपके हाइड्रोजन के, तो 2 रेशियो, और आपका एक ऑक्सीजन का है तो इधर 1 रेशियो। तो कहने का मतलब ये है, स्थिर अनुपात का नियम हमें ये बताता है कि आपके यौगिक का सोर्स कहीं से भी हो सकता है उसका, लेकिन केमिकल कंपोजिशन या जो आपका फॉर्मूला है वो हमेशा समान होगा, और उनमें उपस्थित दोनों तत्वों के मध्य, 2 तत्व हो सकते हैं या 3 तत्व हो सकते हैं, उनका जो रेशियो होगा हमेशा समान होगा। रेशियो भी समान होगा, साथ में द्रव्यमान, अगर इन दोनों का द्रव्यमान भी निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान वाटर H का कितना होता है 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 18। तो आप देख रहे हैं कि नदी वाले जल का भी जो आपका द्रव्यमान आया वो 18 आया। इसी प्रकार बारिश वाले जल का भी देखेंगे तो इसका भी आपका 18 होगा। तो इसके ना तो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा ना रेशियो में परिवर्तन होगा। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ आपका क्लियर हो चुका होगा शायद। इसके बाद नेक्स्ट लॉ की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट लॉ आपका है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम स्थिर अनुपात के नियम से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यह है कि आप किसी भी यौगिक को निर्माण करते हैं तो उसके लिए कम से कम आपके 2 तत्व होने चाहिए। जब हम इसको कह सकते हैं, देखिए, जब 2 तत्वों को संयुक्त किया जाता है, मतलब कोई भी 2 तत्व हो सकती हैं, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो कहने का मतलब आपके 2 तत्व, जब 2 तत्वों को संयुक्त किया जाता है तब एक से अधिक यौगिक बनते हैं। तो मतलब एक या एक से अधिक यौगिक बनते हैं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के साथ संयुक्त होने पर द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, लेकिन कोई नहीं, देखिए इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर बोर्ड में हमने मेंशन कर रखा है 2 तत्व आपके, एक तत्व हाइड्रोजन है, दूसरा तत्व आपका ऑक्सीजन है। हमने दोनों को जब ऐड किया तो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स बना। इसमें भी देखते हैं 2 तत्व सेम है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, O एटम कितने हैं 2, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2, तो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितना है 1, तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स बना। बस इसमें बिल्कुल चेंज ये है, ये यही बताता है कि जब 2 तत्वों को संयुक्त किया जाता है तब एक से अधिक यौगिक, तो 2 तत्वों को संयुक्त किया जाता है, हमारे पास 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जब एक बार क्या बन रहा है आपके पास H2 बन रहा है, और एक बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है H2O2। अब इसमें चेंज क्या है, इनका जो अनुपात है वो किस तरह से है, तो द्रव्यमान, जो इनका दोनों का द्रव्यमान आएगा, पहला जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन हम डिफरेंट ले रहे हैं। कैसे डिफरेंट, इसका द्रव्यमान हमारे पास कितना है, इस ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमारे पास 16 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 2 ऑक्सीजन है, तो 16
प्लस 16 इक्वल टू 32। लेकिन यहां पर भी देखिए आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 2, इसलिए यहां पर इसका द्रव्यमान कितना, 2। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो यहां पर भी कितना है, 2। ठीक है, तो इसमें देखिए कि हमारे पास तत्व केवल कितने हैं, 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वी वाटर बन रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है। तो इसमें हमारा चेंज क्या आता है, चेंज ये आता है कि जो दूसरा तत्व है पहले तत्व के साथ उसका अलग द्रव्यमान रहता है और दूसरे तत्व के साथ उसका अलग द्रव्यमान रहता है। तो अब इनका जो द्रव्यमानों का जो रेशियो होता है वो छोटे पूर्णांक में होता है। तो पहले हम देखते हैं कि पहले वाले जब हमने वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया तो यहाँ पर वाटर के लिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान, वाटर के लिए ऑक्सीजन का जो मास है या द्रव्यमान कितना आया, 16। लेकिन आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो कितना है आपके पास, 32। तो इनका जो रेशियो निकालेंगे, रेशियो कैसे, 16/32, तो आपका 1/2। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 1:2 या 1/2। तो ये आपका गुणित अनुपात का नियम यही बताता है कि जो द्रव्यमानों का जो पूर्णांक आता है समान तत्वों में, मतलब कि समान तत्वों में जो द्रव्यमानों का जो पूर्णांक आता है वो बहुत छोटे अनुपात में आता है, जैसे 1/2 या 3/4 या 7/6। अगर इससे ज्यादा आता है तो वो गुणित अनुपात के नियम को फॉलो नहीं करता है। तो हमें ये देखना है कि गुणित अनुपात का जो नियम है उसमें हम द्रव्यमान को जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका अनुपात सदैव 1/2, 3/2 एक छोटे पूर्णांक में आ गया, कहने का मतलब। तो इन दोनों डेफिनेशन को आपको हमने क्लियर बताया। अब हम नेक्स्ट लॉ की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट लॉ है फोर्थ लॉ, गैलू-सैक का नियम। गैलू-सैक का नियम। गैलू-सैक का नियम हम जानते हैं कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो कैसे होती है, गैसों के संयुक्त होने पर। तो इसकी डेफिनेशन कैसी है कि रासायनिक अभिक्रिया गैसों के संयुक्त होने पर, संयुक्त होने पर होती है तथा उनके आयतन, यहां पर हमें गैसों के आयतन के बारे में बताना है। ये लॉ गैलू-सैक का लॉ है। गैलू-सैक का लॉ ये बताता है किसके बारे में, आयतन के बारे में डिस्कस करता है। तो कह सकते हैं तथा उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। जो उनका आयतन होगा वो हमेशा सरल अनुपात में होगा। देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा ये। एग्जाम्पल जैसे HCl। HCl में हम जानते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब आपस में मिलती है तो आपका HCl का निर्माण होता है, HCl। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर ना मोलों की संख्या कितनी है, आपके मोलों की संख्या। तो जो एटम के आगे की संख्या लिखी होती है वो नंबर ऑफ मोल। तो इसके आगे नंबर ऑफ मोल कितना है, 1, इसके आगे भी कितना है 1,
और इसके आगे कितना है 2। तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों का जो नंबर ऑफ मोल कितना है, रेक्टेंट की साइड 2 और प्रोडक्ट की साइड भी कितना है 2। लेकिन हमें कोई निश्चित आयतन ले लेते हैं, कोई आयतन। देखो माना कि हमने यहाँ पर 20 ml H2 लिया, तो 20 ml आपका क्या होगा, क्लोरीन होगा। और अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो कितने ml आएगा, 14 ml आएगा। कितना आएगा, 14 ml आएगा। तो मतलब कि एक हाइड्रोजन से कितना 14 ml, और इसी प्रकार क्लोरीन से भी कितना 14 ml पार्टिसिपेट करेगा। तो गैल्यूसेक का नियम उसके आयतन के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लॉ, आपका नेक्स्ट लॉ है आवोगाद्रो का नियम। इस नियम के अनुसार ये नियम बताता है कि आपके, ये नियम हमें डिस्कस करता है, किसके बारे में डिस्कस करता है, कि समान आयतन में, ये नियम हमारे किसके बारे में डिस्कस करता है, इस समान आयतन में हम लिख सकते हैं समान आयतन में सभी गैसें किसके समान अनुपात में होती हैं, किसके अनुपात में होती हैं, उनके अणुओं की संख्या के अनुपात में होती हैं, अणुओं की संख्या के। तो हम कह सकते हैं कि आवोगाद्रो का नियम ये बताता है स्थिर ताप या दाब पर, स्थिर ताप कह सकते हैं या स्थिर दाब पर ले सकते हैं, स्थिर ताप या स्थिर दाब पर समान आयतन में सभी गैसें अनुपातिक रूप से उनकी अणुओं की संख्या के समान होती हैं। उनकी अणुओं की संख्या ये क्या होगी, समान होगी, अर्थात गैसों का जो आयतन होगा वो अणुओं की संख्या के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे हमारे पास 100 ml H2 गैस का आयतन, गैस का आयतन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, 100 ml H2 गैस का आयतन जो है उसमें अणुओं की संख्या हमारे पास कितनी होगी, वो हम कोई भी आपका वेरिएबल्स मान लेते हैं x, माना कि x अणुओं की संख्या है। तो जो अणुओं की संख्या x जो है वो आपके 100 ml के बराबर है। हाइड्रोजन गैस में जो आपका 100 ml ले रखा है हमने, वो आपके x के बराबर है। यदि हमारे पास यहाँ पे हम ले ले कि 200 ml H2 गैस का आयतन, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 गुना, क्योंकि यहाँ पर कितना ले रहा है 100 ml के लिए 1x, तो 200 के लिए कितना है 2, तो हमारे पास भी अणुओं की संख्या कितनी हो 2x। और यदि हम इसको कहें कि 50 ml H2 गैस के लिए अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो कितना होगा, जस्ट हाफ, तो कहने x/2। तो आपका जो अणुओं की संख्या किसके, उस अणुओं की संख्या समान आयतन में गैसों की संख्या के बराबर होती है। ये आपके पांचों लॉ है। हमने तो पहले आपको डिस्कस किया था। सबसे फर्स्ट लॉ द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको क्या बताता है कि कोई भी जब रिएक्शंस कंप्लीट होती है तो आपका अभिकर्मक की साइड और उत्पाद के साइड, दोनों साइड का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव इक्वल रहता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम हमने ये बताया था कि किसी भी जब यौगिक का निर्माण होता है तो रिएक्टेंट के साइड आपका सोर्स कहीं से भी हो सकता है। यौगिक को हम कहीं से ले सकते हैं, लेकिन उसका जो कंपोजिशन होगा, जो उसका निर्माण होगा वो समान रूप से होगा। उसमें उपस्थित तत्वों की संख्या कैसी होगी, समान होगी, और दोनों साइड उनका रेशियो समान होगा। चाहे आपका जैसे H2O है तो हमने बताया था कि वर्षा का जल है तो उसका फॉर्मूला भी H2O होता है। आपके पास RO का भी वाटर होगा तो उसका भी फॉर्मूला आपका H2O
होता है, और दोनों का हम जब रेशियो निकालते हैं तो वो हमेशा 2:1 में निकलता है। इसके बाद हमारा थर्ड लॉ है गुणित अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। इसमें क्या है, गुणित अनुपात में ये बताता है कि जब दो तत्व आपस में संयुक्त होते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, लेकिन वो दो तत्व में उसका जो दूसरा तत्व है वो पहले तत्व के साथ अलग द्रव्यमान देगा और दूसरे तत्व के साथ अलग द्रव्यमान देगा, तो दोनों के द्रव्यमानों का हम रेशियो निकालते हैं, तो वो रेशियो छोटे पूर्णांक के अनुपात में आता है, बहुत ही छोटे पूर्णांक के अनुपात में आता है। तो इस नियम को हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। और फोर्थ लॉ हमने आपको डिस्कस किया था आपके बारे में, गैलुसेक के बारे में। तो गैलुसेक ने क्या बताया था, गैलुसेक ने बताया था कि समान आयतन पर, मतलब हमें ये लेना है कि उनके आयतन कैसे हो, समान, वो सरल अनुपातिक होते हैं, सरल अनुपात। जैसे हमने बताया था कि H2O का बनता है, HCl का फॉर्मेशन होता है, तो 20 ml हमने ले लिया था हाइड्रोजन गैस, 20 ml हमने ले ली थी क्लोरीन गैस, और हमारा HCl का फॉर्मेशन हो गया था। इसी प्रकार आपका 5 लॉ है आवोगाद्रो का नियम। तो बताया आवोगाद्रो ने ये बताया था कि समान आयतन में सभी गैसें कैसे होगी, उनकी अणुओं की संख्या समान होगी या इनके बराबर होगी। तो जितनी अणुओं की संख्या होगी उतना ही आपका यहाँ पर गैसों का आयतन होगा। क्लियर, यहाँ से आपके 5 लॉ क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।